Hello students, welcome to IFS and a very happy to all of you. तो आज हम अपना लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एंड अदर सेट एग्जाम्स। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। If I am audible, then please let me know. तो जो क्वेश्चंस है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं और सॉर्ट किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उनको डे बाय डे मैं कवर कर रही हूँ। और जिसका जो आज है दैट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो फोर्थ लेक्चर है ये। आई होप कि आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक देम ऑल्सो, और उनको भी प्रैक्टिस करो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई भी आप मिस नहीं कर सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश मीन्स डिवाइडिंग द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ स्मॉलर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो सेक्शंस बनाए जाते हैं, वो सॉरी उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हर सेक्शन का अलग अलग फंक्शन होता है। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस, और ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे और उनके ऊपर कंट्रोल आराम से हो सके। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैंडल होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है, तो अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं, और हमको ये बताना है कि व्हाट इज द वर्ड दैट मीन्स डिवाइडिंग द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ स्मॉलर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। बजट, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। बताओ जल्दी से क्या होगा इन चारों में से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो बजट जो होता है इट इज रिलेटेड टू मनी, इट इज मॉनिटरी। ठीक है, तो बजट मॉनिटरी है हमारा। इट इज डिवाइडिंग द मनी, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो उसके लिए हम बजट बनाते हैं, कितना हमको एक्सपेंसेस करने हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इट इज नॉट द डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट द डिविजन ऑफ मनी। ठीक है, गुड आफ्टरनून राजीव। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन से यही मतलब है कि होल। ठीक है, इट मीन्स होल, नॉट अ पार्ट। ठीक है, होल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको हम ऐड करके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? डिपार्टमेंटेशन एग्जैक्टली मीन्स दिस, स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, हमने डिफरेंट यूनिट्स बना दिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। क्यों बना दिए? फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू एडमिनिस्टर कंट्रोल ओवर देम। मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जिसका अलग अलग फंक्शन है, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया है, रॉ मटेरियल्स का एक डिपार्टमेंट हो गया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो जो होल ऑर्गेनाइजेशन है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज सी। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन है, ये टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियस क्लासेस में। तो बताओ द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज।
बताओ वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून तान्या। देखो वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, तो क्या नाम है मुझे बताओ इसमें से। आई होप आपको इन सबके फुल फॉर्म्स पता होंगे और इसका मतलब पता होगा कि दे परफॉर्म विच फंक्शंस। तो मुझे इनका फुल फॉर्म बताओ, आईएमएफ का, आईडीए का, आईएफसी का एंड आईबीआरडी का। ओके राजेश ने आंसर दिया आईएफसी। इसका करेक्ट आंसर भी बताओ प्लस फुल फॉर्म भी बताओ अगर आपको पता हो तो। देखो आईएमएफ तो इट इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, आए दिन ये न्यूज में आता रहता है। तो इट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, ये क्या काम करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और कंट्रीज को हेल्प करता है इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इट मींस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है? सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है टू वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। जो भी पुअर कंट्रीज है, वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज है, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करता है एंड इट इज प्रोवाइडेड एज अ सॉफ्ट लोन, मतलब उस पे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, आईएफसी का है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मुझे काफी सारे आंसर्स आए हैं। आईबीआरडी आया है, डी डी विच मीन्स आईबीआरडी, अगेन डी आईबीआरडी। तो सबका आंसर है आईबीआरडी। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी। सो यू ऑल आर करेक्ट। अब जो वर्ल्ड बैंक, इट वाज प्रीवियसली फॉर्म्ड एज आईबीआरडी। तो जो आईबीआरडी था फिर उसी को हम वर्ल्ड बैंक की तरह जानते थे एंड लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक का अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से दो ऑर्गेनाइजेशन विच मींस ट्विन्स जो थे वो उसका एंड रिजल्ट बनकर आए थे। वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो बताओ दोनों ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? ये कहाँ हुई थी? इट हैपेंड It happened in Bretton Woods, which is in New Hampshire. ठीक है, यहां पर हुई थी इसलिए इसका नाम ब्रेटन वुड्स पड़ गया था। और उसका एंड रिजल्ट हमको मिली थी दो ऑर्गेनाइजेशन, मेन जो दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो वो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या है? लेट मी नो। एक लेक्चर में मैंने सब कुछ कवर किया है अबाउट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, आईबीआरडी। तो प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर, उसमें आपका पूरा टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। देखो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दो रिजल्ट थे ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वाज आईएमएफ एंड सेकंड वाज
वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक तो दिया ही नहीं है, बट जस्ट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, IMF एंड IBRD, बिकॉज ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो अगर IBRD दे आपको या वर्ल्ड बैंक दे तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ऐसा दोनों को देख के जाओ, दोनों सिनोनिम्स हैं, तो ये भी होगा इसका आंसर, ये भी होगा। तो जो भी दिया हो वो चूज करो। IMF जरूर होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक एंड IBRD दोनों में से कुछ भी आ सकता है। राजेश ने भी सही आंसर दिया था, सूरज ने भी सही आंसर दिया है, तान्या ने भी सही आंसर दिया है। तो चलो, मतलब आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया जो मैंने पढ़ाया था। चलो, इसमें से बताना है कि सॉफ्ट लोन विंडो जो है ऑफ वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, वेदर इट इज IMF, IFC, IDA और कोई भी नहीं है। राजीव का आंसर आ गया है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आंसर दिया है राजीव ने। चलो, लेट्स वेट फॉर सम अदर आंसर्स। देखो, IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, इट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखो, अगर मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हो, तो जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IDA उसका पार्ट है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो IDA जो है वो सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है टू पुअरेस्ट कंट्रीज, जो भी सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया एग्जाम्पल, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। लोन्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट लोन्स होते हैं, या तो उन पर इंटरेस्ट नहीं लगता, लगता भी है तो बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज IDA, जो बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है और सही आंसर दे रहे हो आप लोग। तो चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्रिक्स है उसमें कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड होते हैं, बताओ। ये भी काफी बार पूछा गया है, इट इज ऑल्सो अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। चलो बताओ जल्दी मुझे। आया क्या करेक्ट आंसर? राजेश ने दिया है C, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स एक एसोसिएशन है बिटवीन 5 कंट्रीज, ठीक है, जिनका नाम उनके रिस्पेक्टिव वर्ड लिखे हुए हैं, इससे शुरू होता है। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज, उनका एक एसोसिएशन है, और इन सब के बीच मीटिंग होती है एनुअली। ये लोग मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं और एम करते हैं कि पीस सिक्योरिटी बनी रहे इन सब नेशंस के बीच। तो बताओ इनमें से इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी है इन सब में से? तो देखो,
बी से जो है दैट इज ब्राजील, आर से रशिया है, आई से ऑब्वियसली इंडिया है, सी से है चाइना एंड एस से है साउथ अफ्रीका। ये सब जो है दीज आर दी इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी उसमें काफी कहा जा रहा था कि इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, ठीक है। इंडिया उसको अपोज इतना नहीं कर रहा था जितना वर्ल्ड कर रहा था, ऑब्वियसली कर रहा था, बट रशिया भी उसका फ्रेंड है। तो कहा जा रहा था कि इस वॉर से जो पेट्रोल है इंडिया विल टेक हेल्प, और इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे बिकॉज रशिया विल एक्सपोर्ट इट टू इंडिया, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा था कि फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिक्स के यहाँ पर इंडिया भी पार्ट है एंड रशिया भी उसका पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं आज, तो अच्छी बात है, आप लोग काफी पढ़ने लगे हो मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग इट टू अदर कंट्री इज कॉल्ड डैश ट्रेड। ये भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एंड ऑन्टरपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट ट्रेड होता है, ऑन्टरपोर्ट ट्रेड होता है और एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसका मतलब क्या है, बताओ। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इतना तो जनरल नॉलेज सबको होता है। ऑन्टरपोर्ट ट्रेड का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट डज इट मीन। तो बताओ मुझे जल्दी करेक्ट आंसर क्या है। सूरज ने दिया है आंसर एक्सपोर्ट। विल सी, विल डिस्कस सूरज। राजेश ने भी आंसर दिया है एक्सपोर्ट इज राइट। तो राजेश देखते हैं एक्सपोर्ट इज राइट और रॉन्ग। पूरा क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, हम एक कंट्री से ले रहे हैं और दूसरे को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन एक्सपोर्टिंग इट टू अदर कंट्री, तो उसको क्या बोलेंगे। तान्या ने भी आंसर दिया एक्सपोर्ट, राजीव ने भी आंसर दिया एक्सपोर्ट। तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज परचेजिंग सम गुड्स फ्रॉम चाइना, सो दैट विल बी इम्पोर्ट, ठीक है, लेना है हमको, ठीक है। अब बहुत लोगों ने बोला है इसमें क्या हो गया, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, हमारा परचेज आ रहा है, परचेज, सेलिंग तो आ ही नहीं रहा है, तो इम्पोर्ट इज रॉन्ग। अब बहुत लोगों ने कहा है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो राजीव मैं बता रही हूँ आपका आंसर सही है या गलत है। तो एक्सपोर्ट आप लोगों ने कहा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। तो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट मीन सेलिंग गुड्स टू सम अदर कंट्री, ठीक है। सपोज इंडिया अगर रशिया को कुछ बेच रहा है, इट इज सेलिंग टू रशिया, तो दैट विल कम अंडर एक्सपोर्ट, ठीक है, सेलिंग। बट इन दोनों में सिर्फ या तो परचेज हो रहा है या सेल कर रहे हैं, ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड बोथ ऑफ दिस थिंग्स। तो जो इंटरपोर्ट ट्रेड है उसमें क्या होता है, पहले हम एक कंट्री से गुड्स लेते हैं एंड देन आफ्टर वी सेल इट टू सम अदर कंट्री। तो इसमें जो है दोनों चीजें इंक्लूड होती है, इंपोर्ट भी इंक्लूड होता है एज वेल एज एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑन्टरपोर्ट ट्रेड गाइज, एक्सपोर्ट नहीं होगा इसका आंसर। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए मैंने कहा था अगर सिर्फ परचेज पूछेंगे तो होगा इंपोर्ट, सेल पूछेंगे तो होगा एक्सपोर्ट, अगर दोनों बोला है कि दोनों होता है तो दैट वुड बी ऑन्टरपोर्ट ट्रेड। और इंडिया तो आंसर हो ही नहीं सकता, इंडिया में जो विद इन डेमोग्राफिकल बाउंड्रीज होता है दैट वुड बी इंडियन ट्रेड, या ऐसा कुछ वर्ड है भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तीनों, दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड,
ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑन्टरपोर्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आई होप आप सबको क्लियर होगा। एक्सपोर्ट इसका आंसर मत देना, अगर एग्जाम में पूछा तो गलत हो जाएगा आंसर। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ऑन अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बताना है हमको। कंपनी को कब ब्रेक इवन पॉइंट होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, जब उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जब प्रॉफिट उसके ज्यादा होंगे एक्सपेंसेस से, या एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे प्रॉफिट से, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर इफ यू नो। अगर नहीं भी पता तो गैस कर लो, देखते हैं आपका गैस सही होगा कि नहीं होगा। चलो, ब्रेक इवन पॉइंट का बताना है, कब कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट होगा, या कब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा कंपनी में, कौन सी स्टेज में, बताओ। ए बी सी डी गैस करो, या फिर पता है तो प्लीज बताओ मुझे। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। जब कंपनी की सेल्स जो होती है इट इक्वल्स टू ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब जो उसके पास रेवेन्यू आया वो सारा एक्सपेंसेस में चला जाता है और ना कंपनी को प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। तो करेक्ट आंसर इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो अगर ऐसे पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, तो भी यही आंसर होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। सूरज ने आंसर दिया है नन ऑफ द अबव, राजेश ने भी वही दिया है। नहीं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन हो गया, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स यूजुअली स्टार्ट टू डिक्लाइन डैश ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल। सेल्स कब डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, देन कम्स ग्रोथ रेट, ग्रोथ स्टेज, ठीक है, फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, एंड देन डिक्लाइन स्टेज। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कब सेल्स कम होने लगती है प्रोडक्ट की? बताओ, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको लगेगा कुछ बट आंसर कुछ और होगा। इसको हम डिक्लाइन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन, मतलब सैच्योर हो गया मार्केट, सैचुरेटेड हो गया, कोई स्कोप नहीं है अब सेल्स इंक्रीज होने का। राजेश ने आंसर दिया है ए, एट द एंड ऑफ ग्रोथ स्टेज। चलो, तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है,
ठीक है, देन कम्स ग्रोथ। फिर क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं एंड दे स्टार्ट परचेजिंग दैट गुड। ठीक है, तो क्या होता है, सेल्स हमारी ग्रो होती है। ठीक है, फिर होता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट मेच्योर हो जाता है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में और लोग देखते हैं कि उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स कहाँ से परचेस करें, कौन सा गुड अच्छा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सेल्स शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अदर। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स डिक्लाइन होना शुरू कर देती है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और फिर सैचुरेटेड हो गया मार्केट, अब तो कोई डिमांड इसकी इतनी होती नहीं है, तो सैचुरेटेड हो जाता है या फुल डिक्लाइन हो जाता है। तो स्टार्ट कब करता है डिक्लाइन करना, इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन इन दी मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, तो सूरज, राजेश, राजीव, ताना ने आंसर दिए थे, तो बी आंसर दिया था सिर्फ सूरज ने और राजीव ने। ठीक है, तो सूरज और राजीव का आंसर इसमें करेक्ट है। तो मैच्योरिटी स्टेज के ड्यूरिंग प्रोडक्ट्स की जो सेल होती है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इम्प्रूव्ड बाय, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीजिंग टर्नओवर, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक है, काफी लोग पूछते हैं कि इसमें ROI क्या है, कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट, FD RD, तो पूछते हैं कि व्हाट इज द ROI इन दिस। तो ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कितना आपको रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर आपको कितना ROI मिलेगा, 10%, 12%, 5%, तो दैट इज ROI। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इम्प्रूव्ड बाय, किससे इम्प्रूव हो सकता है उसका रिटर्न, या तो टर्नओवर इंक्रीज कर ले, उसके जो गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या उसके एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाए, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है नहीं बट उसके एक्सपेंसेस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जो उसकी कैपिटल है वो इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, कैपिटल यूटिलाइजेशन हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब राइट डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, वो होगा क्या, या ऑल ऑफ द अबव। चलो जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा ABCD में से। देखो, अगर उनके ज्यादा सेल्स होंगी, ठीक है, सेल्स अगर इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रॉफिट होगा, ROI बढ़ेगा, तो ये तो करेक्ट है ही। फिर अगर उनके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं देन ऑल्सो प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक है, एक्सपेंस कम आ रहे हैं तो भी ROI बढ़ेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैपिटल यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट डिसीजंस हो रहा है रिगार्डिंग कैपिटल, उससे भी होगा। तीनों करेक्ट है इसके, तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, राजेश ने आंसर दिया है डी, सूरज ने दिया है बी। ठीक है, चलो अब पता चल गया होगा, नेक्स्ट टाइम इसका आंसर करेक्ट दे देना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, traits and other characteristics necessary for effective job performance is called as। अब एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग जॉब, व्हाट रोल्स यू नीड टू परफॉर्म, व्हाट स्किल्स यू नीड टू एक्वायर, ठीक है, एबिलिटीज, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी चीजें चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो सब डिस्क्राइब किया जाता है एक फॉर्मेट में। तो उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं वो बताना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट। आप देखते होगे काफी बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, तो एचआर जो होते हैं या फिर आपने कहीं अप्लाई किया तो वाया मेल आपको आता है जेडी ऑफ द जॉब। तो जेडी इनमें से क्या होता है, उसमें सारी
डिटेल्स दी जाती है, माइन्यूट डिटेल्स दी जाती है कि क्या एग्जैक्ट फंक्शन करना है आपको परफॉर्म जॉब में, आपको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या आना चाहिए, तो सब कुछ बताया जाता है। जस्ट अ सेकेंड। बताओ करेक्ट आंसर इसका, ABCD। देखो जॉब एनालिसिस क्या होता है, एनालाइज कर रहे हैं जॉब को, ठीक है, कैसी है जॉब स्पेसिफिकेशन। जब आप रिक्रूट हो गए तो आपको स्पेसिफाई एग्जैक्ट बताया जाता है कि आपका कौन सा काम होगा, कौन सा प्रोसेस आपको करना है। जॉब इनरिचमेंट तो बहुत ही डिफरेंट है, इसमें आपको पावर्स दे दी जाती हैं और इट हैपन्स आफ्टर सम टाइम, जल्दी से नहीं होता है, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर एट द टाइम ऑफ प्रमोशन वो होता है। बट जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट विच इज़ फॉर्मल, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी जाती हैं जो कि है नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, ट्रेड्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमको जॉब के लिए चाहिए, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट। तो करेक्ट आंसर जो है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। चलो तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को, तो उस पर भी आप ज्वाइन करना और फिर हम और डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपनी होली अच्छे से एंजॉय करना, खूब एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, और फिर हम मिलेंगे सैटरडे को, ठीक है। तब तक बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।